नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ बालियान है और मैं यूपी मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। और फ़िलहाल मैं केंद्रीय विद्यालय राजपूत रेजिमेंट सेंटर फ़तेहगढ़ में अपॉइंटेड हूं एज ए प्राइमरी टीचर। और यहाँ पर मुझे अभी अगस्त में 1 साल होने वाला है पूरा। और अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने जो 10th और 12th की है वो यूपी बोर्ड से यहीं से मुजफ्फरनगर से की है। और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन में बीएससी की है पीसीएम से। उसके बाद मैंने यहीं से बीटीसी की है। और उसके बाद बीटीसी करने के बाद मैंने केवीएस के लिए ट्राई किया था और मेरा पहली ही बार में केवीएस में हो गया था। केवीएस में अगर केवीएस के रिज़ल्ट के बारे में बताऊं तो मेरा जो रिटन हुआ था उसमें 150 में से 105 मार्क्स आए थे। और इंटरव्यू में मुझे मिले थे 60 में से 44। तो ये आपको पता ही होगा, जो केवीएस का जो ओवरऑल मेरिट लगती है वो 100 में से लगती है। 100 में से ये ऐसे करते हैं कि जो हमारा 150 का रिटर्न था उसको ये 85 में से कंसिडर करते हैं। और फिर जो 60 नंबर का ये था हमारा इंटरव्यू, उसको ये 15 में से कंसिडर करते हैं। तो मेरे 150 में से 105 थे तो वो हो गए थे 59.50। और इंटरव्यू के मेरे 60 में से जो 44 नंबर थे वो 11 हो गए थे। तो टोटल मेरी 70.50 मेरे ओवरऑल 100 में से जो हुआ था वो 70.50 हो गया था। और मेरी जो रैंक थी वो थी 755। और अगर जोन चॉइस की बात करूँ तो मैंने अपना सेंटर जोन ही डाला था पहले नंबर पर। और मुझे सेंटर जोन में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। और लखनऊ रीजन के अंडर पड़ता है ये फ़तेहगढ़। ये फ़तेहगढ़ एक हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद पड़ता है वैसे। वहाँ पर मेरा ये फर्स्ट चॉइस थी मेरी, जैसा सेंट्रल जोन, तो उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। अब मैं बात करूँ अगर एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में अगर आपने खुद भी देखा होगा तो उसमें हमारे टाइम से क्या किया था कि 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया था इसको, पेपर को। 150 मार्क्स थे तो उसे 80 और 70 मार्क्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। तो उसमें जो 70 मार्क्स थे उसमें पहला पोर्शन जो था 70 मार्क्स, उसमें क्या था कि 10 की जीके, 10 की रीजनिंग, 20 की पेडागोजी, और ये आपकी 10 की इंग्लिश, 10 की हिंदी और 10 का कंप्यूटर। मतलब ये 10-10 नंबर के थे और 20 नंबर की आपकी पेडागोजी थी। और जो सेकंड पोर्शन था उसमें 20-20 नंबर के थे। 20 की आपकी मैथ्स हो गया था और 20 का आपका जीएस, जर्नल स्टडीज़ जो वगैरह थी आपकी। और आपने देखा भी होगा कि 20 का इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के बेस्ड क्वेश्चन थे। और 20 का सोशल स्टडीज़ का जो भी था, मतलब जैसा आपने सीटेट का पेपर अगर दिया होगा तो उसमें जो देखते हैं कि क्या कहते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे के अकॉर्डिंग ही पूछते हैं हम लोगों से। वो हमारा नहीं पूछना चाहते कि आप क्या करते हो या क्या है क्या नहीं है। वो पूछते हैं कि बच्चे की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि मतलब बच्चा इस क्लास में है या इस कंडीशन में है और वो इस सिचुएशन को ऐसे देख रहा है, तो उस टाइम आप उस बच्चे की कैसे हेल्प करोगे। तो उस चीज़ में अगर मैं कहूँ कि मुझे पेपर की तैयारी के लिए जो सबसे ज़्यादा, मतलब अगर मुझे कोई पूछे कि भाई कैसे तुमने हेल्प ली और कैसे मतलब तुमने पढ़ाई की, तो सबसे पहले तो ये एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं, अगर आप कभी ध्यान से पढ़ोगे इन सब चीज़ों को तो एनसीईआरटी की बुक्स में टीचर्स के लिए अलग से हिंट होते हैं। आप देखना कभी भी कोई, एक तो नॉर्मल वो बुक होती ही है, जैसी एक अच्छी बुक है एनसीईआरटी की, कि उसमें बच्चों के लिए जो भी होगा वो अच्छी तरह होगा। एक तो पिक्चर बेस्ड होती है उस ज़्यादातर, उसमें मतलब पिक्चर्स ज़्यादा होती हैं। उसके बाद फिर नीचे टीचर्स के लिए भी होता है कि टीचर इस तरह बच्चों की हेल्प कर सकता है, कि कोई भी चैप्टर होगा उसमें जो भी वो देंगे कि भाई इस चैप्टर में ये पॉइंट है तो इस चीज़ को आप कैसे बताओगे, तो वो टीचर को हेल्प करते हैं उसमें। फिर यूनिट्स के बाद भी एक टीचर्स के लिए कॉलम दिया होता है उसमें। तो एनसीईआरटी की बुक से मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प मिली थी इसमें।
और उसके बाद मैं बताऊं आपको कि जो हमारी इंटर्नशिप होती है, जो भी आप लोग डाइट वगैरह या फिर जो भी बीटीसी वगैरह करते हो, उसमें जो इंटर्नशिप होती है जहाँ पर हमें बच्चों को मतलब अपने जो ट्रेनिंग पीरियड होता है 2 साल का, उसके अंदर ही हमें बच्चों के पास जाना पड़ता है। मतलब कि कहीं पे 40 डेज़ की होती है, कहीं पे 30 डेज़ की होती है, कि भाई आप लोग जाओ बच्चों के साथ, बच्चों को पढ़ाओ। असलियत में वो पढ़ाना नहीं होता वो उसमें, क्योंकि बच्चों को हम नहीं पढ़ा सकते। बच्चों की सिचुएशन देखनी होती है, बच्चा कैसे चीज़ों को देखता है, वो कैसे सीखना चाहता है, उस चीज़ को हमें फिर उस बच्चे के अकॉर्डिंग ही अपने आप को बनाना पड़ता है। कि भाई बच्चा अगर ऐसे सोच रहा है तो हम इसी की थिंकिंग के अकॉर्डिंग हम जो इसे सिखाना चाहते हैं वो हम कैसे सिखा पाएंगे। तो इसी बेस पर क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर। तो मैं मानता हूँ कि जो वो इंटर्नशिप है वो बच्चों को बस आप किसी भी बच्चे को ले लो, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है उसे ले लो आप, तो उसमें क्या करोगे कि आप उसे 2 टीचर दो। एक तो जो प्राइमरी में टीचर हो वो, और एक जो नॉन टीचर मतलब एक नॉर्मल पर्सन है जो, उसको लेके आ जाओ कि भाई ये बच्चा है इसको पढ़ाओ। तो आप देखना कि थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो बच्चे को जो नॉन टीचर बंदा है वो परेशान हो जाएगा, उससे परेशान हो जाएगा, वो उसे डांटेगा भी कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब क्यों नहीं समझ पा रहे हो, मैं समझा रहा हूँ क्यों नहीं समझ पा रहे हो सकता है कि वो पढ़ा लिखा ज़्यादा हो, या फिर उसकी एजुकेशन अगर देखें तो डिग्रीज़ वगैरह में जो अगर उस चीज़ को कंसिडर करें तो ये ज़्यादा होंगे उसके पास। लेकिन जो आपका वो प्राइमरी का टीचर होगा वो उस बच्चे के अकॉर्डिंग जैसे बच्चा सीखना चाहेगा, जैसे उसे अच्छा लगेगा ऐसे बताएगा, और उससे परेशान भी नहीं होगा। वो दूसरे वाला बंदा जो नॉन टीचर है वो परेशान हो जाएगा। तो इसमें मुझे लगता है कि मतलब ये सब चीज़ें भाई बच्चों के बीच जाओगे तभी बच्चे को, मतलब फील्ड वर्क है तो बच्चों के बीच जाओगे तो बच्चों को देखोगे, बच्चों को मतलब ऑब्ज़र्व करोगे तुम लोग, तो उसी से आपको पता चलेगा। फिर पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे आप उन क्वेश्चंस को फिर अपनी उस टाइम के मतलब जिस टाइम आप इंटर्नशिप में थे आपके सामने बच्चे थे, अब वहाँ पे किसी कोई क्वेश्चन है कि 3rd क्लास का बच्चा ऐसे 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 कुछ भी उन्होंने दे दिया, तो आप अगर आप 3rd क्लास में गए हो तो आपको पता होगा कि भाई ये 3rd क्लास का बच्चा है, इसका जो दिमाग है वो इस लेवल तक जाता है, ठीक है। ये इस बात को ऐसे भी सोच सकता है और ऐसे भी सोच सकता है। हो सकता है वो मतलब गलत भी सोच रहा हो, लेकिन वो पता तो होगा ना हमें कि भाई ये बंदा बच्चा है जो ऐसे सोचेगा, ठीक है। तो फिर हम उस क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होंगे उसमें से जो हमारे अकॉर्डिंग सबसे सही होगा उसको हम टिक कर सकते हैं। तो मेरी प्रिपरेशन के लिए ये 2 चीज़ मैं वो ज़्यादा अच्छी मानता हूँ। उसके बाद कंपटीशन की तैयारी में देखो हम लोग सब हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो आप कंपटीशन की तैयारी करते ही हैं, मतलब उसमें नॉर्मल सी बात है। उसमें आप लोग क्या करोगे कि भाई मैथ्स आपने पढ़ाई है, मैथ्स आप मतलब कुछ होता है कि कुछ का ज़्यादा अच्छा होता है, कुछ का नॉर्मल होता है, कुछ का कम होता है, तो मैथ्स को आप अपना थोड़ा ठीक कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजनिंग अगर आप कंपटीशन में जा रहे हो तो आज के टाइम में रीजनिंग हर टेस्ट में आती है, इंग्लिश वो आपको हर टेस्ट में आएगी, और मतलब हिंदी ये मतलब ये तो लैंग्वेज के हो गए। और आपका जैसे कि जीएस जीके तो भाई अगर आप फिर वही बात है कि अगर कंपटीशन में जा रहे हो तो जीके तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। फिर क्या बचा, कंप्यूटर भी आजकल तो आप किसी भी पेपर में जाओगे तो कंप्यूटर की भी नॉलेज वो मांगते ही हैं। तो कंप्यूटर को भी हम ऐसे नहीं सोच सकते कि भाई कंप्यूटर को नहीं, कंप्यूटर का कौन पूछता है कि 1-2 क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं अब जा, और इसमें 10 नंबर का कंप्यूटर था, तो कंप्यूटर भी एक अच्छा अपना जो कहते हैं कि अच्छे मतलब स्थान था उसका। मैं बताऊँ अपने यहाँ, जैसे कि मैं वही यूपी बोर्ड से ही हूँ और हिंदी ही मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो फिर मुझे इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम थी। मैं ये कहूँ कि भाई मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी तो गलत होगा। कि अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट को या किसी भी एक ऐसे टॉपिक को जो इम्पोर्टेंट है उसे ही आप ये कह दो कि भाई ये मेरे से होगा नहीं, उसे आप जीरो कर दोगे अपना, तो आप गलत है। मतलब कहीं ना कहीं आप कंपटीशन के साथ अगर कंपटीशन में बैठना चाहते हैं तो आपको खुद आप अपने कमजोरी अपने साथ लेके जा रहे हो। तो मतलब मेरी इंग्लिश ऐसी थी उस टाइम की भाई, अब भी बल्कि, कि मैं पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, ठीक है, लेकिन सुन लेता हूँ, सुनने में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोलते टाइम जो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए,
वो मेरा नेगेटिव पॉइंट था। तो फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे कि मतलब ये प्रिपरेशन का हो गया, उसके बाद भाई रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में देखा, रिज़ल्ट उसमें देखा मैंने, तो उसमें मेरे नंबर 105 थे, मतलब जो आंसर की वगैरह थी। तो उसमें लगा कि हाँ चलो कट ऑफ से तो ऊपर ही है जहाँ तक है, क्योंकि 100 के आसपास हम लोग सोच रहे थे कि 100, क्योंकि ये अंकित भाई का जो ये चैनल है इसमें भी, या फिर पहले भी इधर उधर से मतलब यूट्यूब के जो एक दो चैनल वो बताते हैं ना कि एक एज्यूम करते हैं वो लोग कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, कितना हो सकता है, पेपर का लेवल क्या था, बच्चे ने मतलब कैसा लगा, बच्चों से बात करते हैं। तो उसमें इतना था कि हाँ 100 के आसपास घूम जाएगी कट ऑफ, और मेरे 105 थे, तो इतना तो था ही कि भाई इंटरव्यू तक तो चला ही जाएंगे, इंटरव्यू तो पक्का है अपना। फिर इंटरव्यू के लिए गए। इंटरव्यू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर वही, एक तो मैं बता ही दूं कि मैं जाट कम्युनिटी से हूँ, हिंदी बैकग्राउंड हो गया मेरा, और इंग्लिश लैंग्वेज, ये तीनों चीज़ आपस में नहीं मिल पाती कभी भी, है ना। मतलब हिंदी बैकग्राउंड जाट कम्युनिटी को एक तरफ रख लो, और इंग्लिश लैंग्वेज की इंग्लिश स्पीकिंग, तो मतलब थोड़ा सा हमें खुद में और ही लगता है। लेकिन फिर भी अगर आप कंपटीशन में जा रहे हो तो आप ये सब नहीं सोच सकते कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा। एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, और वो ऐसा तो नहीं है कि मतलब मिलेगा ही नहीं कॉन्फिडेंस कहीं से भी, क्योंकि आपने पेपर क्लियर कर लिया है तो कॉन्फिडेंस तो होगा आपके अंदर। तो फिर इंटरव्यू था, तो मैं बताऊं इंटरव्यू की तैयारी कैसे की मैंने। मेरे पास कोई सोर्स नहीं, मतलब ऐसा वो नहीं था सोर्स कि भाई मैं, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था मेरे कभी कि मैं किसी कोचिंग सेंटर में जाऊं या नहीं। फिर अंकित का जो ये द जोरावर क्लासेस है, इसकी जो वीडियोस थी ये परफेक्ट थी उसके लिए, क्योंकि लाइव क्लास, मतलब क्लास में खड़े होके सर ने आपको और मुझे भी मतलब लाइव सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, मतलब उन्होंने जो टॉपिक्स हैं वो कैसे पढ़ाने हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग बिल्कुल डेट से, कि डेट ऐसे डालनी है, उसके बाद आप कैसे 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 पहले स्टार्टिंग में बोर्ड वर्क कैसे करोगे, है ना, उसके बाद आप खुद कैसे जाओगे क्लास में, स्टोरी लेके जाओगे, पोएम लेके जाओगे, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी लेके जाओगे कि बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बच्चे बच्चे होते हैं, है ना, वे अगर आप क्लास में जाओगे तो वे सीधे बैठे हुए कभी नहीं मिलेंगे। इवन 12th के बच्चे भी कभी ऐसा नहीं होगा कि वे बिल्कुल सीधे ही बैठ जाएंगे। तो आप प्राइमरी से तो ये उम्मीद छोड़ ही दो। अगर वे प्राइमरी के बच्चे ही बिल्कुल आपको शरीफ सज्जन की तरह मिल गए तो भाई फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब वहाँ पे बच्चे तो फिर हमें मतलब उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। सिंपल सी बात है ये कि आप क्लास में जाओगे, बच्चों को अट्रैक्ट कैसे करोगे, सबसे पहला काम यही है हमारा, पढ़ाना और पढ़ना वो बाद की बात है। पढ़ाओगे तब जब बच्चे आपके से पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो तैयार कब होंगे, जब उन्हें आप में इंटरेस्ट होगा, वो आपको सुनना पसंद करते होंगे। तो उसके लिए सर ने सबसे पहले बताया था कि कोई स्टोरी लेके चले जाओ, कोई गेम लेके चले जाओ, है ना, कोई पोएम ले जाओ, कुछ भी ऐसा करो कि बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो फिर उन्होंने उसके बाद मतलब जो भी टॉपिक होते हैं, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इंग्लिश का था एक टॉपिक, प्रीपोजिशन था शायद, हाँ, इस टाइप के कि आप कैसे प्रेजेंट करोगे, क्योंकि इंटरव्यू में सामने वाला बंदा आपसे क्या पूछ ले आप नहीं बता सकते, क्योंकि पेपर का एक आइडिया होता है हमें कि पेपर ही आएगा, लेकिन किसी के दिमाग का क्या कि वो क्या पूछ सकता है, क्योंकि इंटरव्यू है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप वो बताएंगे कि भाई ये क्वेश्चन है या फिर ये सिलेबस है, इसी में से आपसे पूछेंगे। वो आपके घर की बात पूछ सकते हैं आपसे, है ना, कि आपके घर में कोई बच्चा है, आप उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो इंटरव्यू के टाइम पे आप ये सोचना कि भाई मैं ये चीज़ याद करके चले जाऊँगा या फिर या मेरी नॉलेज इतनी ज़्यादा है, तो वो तो इंटरव्यू वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछना चाहेगा। तो फिर मुझे प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी जो इंग्लिश की, क्योंकि दिमाग में केवी के लिए जो लोगों ने बैठाया हुआ था वो यही था कि अगर आप इंग्लिश में बोल नहीं सकते तो आप ये मान लो कि 80% चांस है कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे, 20% फिर आपका लक है, या फिर आपके क्या कहते हैं रिटर्न में इतने ज़्यादा नंबर हों
कि भाई आप इंटरव्यू के नंबर आपके लिए मैटर ही ना करते हो, लेकिन मेरे पास तो ये भी नहीं था। मेरा क्या था कि रिटर्न में भी मेरे को इतने ज़्यादा मतलब 105 मार्क्स थे, तो इतने ज़्यादा तो नहीं कह सकता था क्योंकि मैं 100 के आसपास सोच के चल रहा था, तो 5 मार्क्स का गैप कट ऑफ से ऊपर तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है, वो मैं कट सकता था वहाँ पे। लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं रिटर्न क्लियर है मेरा, है ना। बहुत सारी बच्चों ने पेपर दिया था, उनमें से कुछ पास हैं और उन पास वालों में एक मैं भी हूँ, तो ये मेरे पास एक कॉन्फिडेंस था मेरा। उसके बाद फिर अंकित, मैं बताऊँ कि अंकित कज़न है मेरा, तो उससे मैं हेल्प लेता था डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट भी आप ये कहो तो मोस्टली उसकी वीडियोस से, क्योंकि भाई वो भी कब तक कैसे क्या मतलब बंदा खुद थोड़ी ना मेरा इंटरव्यू देने चला जाएगा, है ना। तो उसकी वीडियोस को देखकर ही मतलब आपको सीखना था, तो मैंने भी वही किया। तो उसके बाद फिर मैं उससे बात कर लेता था, जैसे कि भाई कि इंग्लिश का क्या होगा, अब इंग्लिश में बात करने वाली बात आ गई तो फिर कैसे होगा। तो एक सीधी सी बात उसने मुझे बताई थी कि कुछ नहीं करना है, एक बात सोच के जानी है कि टेस्ट तो क्लियर हो गया, अब कुछ लोग हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं केवी के बारे में, ठीक है, हमें बात करनी है और अपनी बात उन्हें समझानी है। वो आप कितनी अच्छी तरह समझा सकते हो, नहीं मैटर करेगा कि आप हिंदी में समझा रहे हो या इंग्लिश में समझा रहे हो, बट आप कितनी अच्छी तरह समझा रहे हो वो मैटर करेगा। मतलब अगर वो आपसे कोई बात पूछते हैं तो आप उसे डिलीवर कैसे कर रहे हो, है ना, उन्हें उनके सामने आप कह कैसे रहे हो उस बात को, उस चीज़ को देखेंगे कि मतलब ये क्लास में जब जाएगा बंदा तो बच्चों को कैसे समझा पाएगा, ये क्या ये समझा पाएगा या नहीं, क्या बच्चे इसे सुनना पसंद करेंगे, क्या इसमें मतलब ऐसा है कि बच्चे इससे दूर न भागें, है ना। कोई होता है कि भाई आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, मैंने फट से आंसर दे दिया फुल एटीट्यूड के साथ कि ये है इसका, तो मतलब कुछ था नहीं भाई, मुझे पता है तो मैंने बता दिया। लेकिन अगर बच्चे आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो बच्चों को आंसर ऐसे देना पड़ेगा कि बच्चा आपसे दोबारा फिर अगर कुछ पूछना हो उसे तो खुशी खुशी पूछे, मतलब डर के नहीं कि यार इस सर से नहीं पूछ सकता मैं, ये नहीं, है ना। तो ऐसा इंटरव्यू में था कि उन्हें मुझे कहा कि नॉर्मल बात करनी है उनसे, और ऐसा भी नहीं है कि भाई इंग्लिश से डर के भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में आप पढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं आपको अब नहीं तो 2 महीने बाद, है ना, वो चीज़ अपने अंदर लेके ही आनी होगी, तो अभी से क्यों नहीं प्रैक्टिस कर सकते। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मतलब कोशिश करने लगा मैं खुद अकेले ही अपने आप से कि थोड़ी सी इंग्लिश में बात करने लगा, थोड़े से मतलब मोस्टली अपनी जो बोलता था उसमें जो भी था कि मोस्टली वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ करने लगा। तो फिर चलो इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू के लिए भाई मैं जो था मेरा 2 बजे 2:30 बजे के करीब मेरा लखनऊ में ही इंटरव्यू था। मैं बताऊँ आपको, लखनऊ में इंटरव्यू था मेरा, 2-2:30 बजे के करीब मेरा नंबर आया। तो उस टाइम लंच के बाद का टाइम था वो, तो खाना वाना खा के आए थे वो लोग, तो थोड़ा मतलब उन्होंने इंटरव्यू में जैसे एंट्री ली मैंने तो गुड आफ्टरनून वगैरह हुई, अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो फिर उन्होंने मेरे मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स के जो डिटेल्स वगैरह थी वो रीड करनी शुरू की और पूछना शुरू किया मेरे से। मेरा इंटरव्यू की जो मैं कहूँ कि ओपनिंग जो थी, मतलब जो मेरा पहला विकेट था, वो पहला विकेट पहले ही ओवर में गिर गया था, मतलब पहले ही बॉल पे उन्होंने मेरा पहला क्वेश्चन पूछा और मैंने पता नहीं क्या दिमाग में ही मैंने मना कर दिया कि सर मुझे नहीं पता। वो बहुत आसान क्वेश्चन था, बट मैंने मना कर दिया कि एकदम से बस पता नहीं क्या हुआ, मैंने मना कर दिया कि सर मुझे पता नहीं। तो उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफ़ेक्ट गया वहाँ पे। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे तो मुझे भी लगा कि यार एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए था। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, कुछ बुक्स वगैरह के राइटर्स या फिर आपकी मतलब इंग्लिश के ही बहुत सारे क्वेश्चंस पे पूछे। मैंने उन्हें आराम से अच्छी तरह बताता गया। उन्होंने फिर मेरे से एक नॉर्मल नाउन पूछा कि सिर्फ नाउन क्या है ना। अब नाउन एक तो हमारी बुक में एक डेफिनेशन लिखी हुई होती है कि भाई द नेम ऑफ थिंग, पर्सन, प्लेस, है ना, बट बच्चे को कैसे समझाओगे। वो दिमाग में आ गया मेरे कि मुझे यहाँ पे बच्चे के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को मैंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया उनके सामने, तो वो काफ़ी अच्छा मतलब एक
इफ़ेक्ट पड़ा उनके ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से जो था, मुझे लगा था कि ये मेरे से टीचिंग भी कराएंगे भाई, तो टीचिंग नहीं कराई उन्होंने मेरे से। उन्होंने सिर्फ मुझे एक बुक दी, 4th क्लास की इंग्लिश की बुक थी वो दी उन्होंने मुझे। बीच में से एक चैप्टर था कोई, अब तो मेरे ध्यान नहीं, वो दिया कि इसकी रीडिंग कराओ बच्चों को, तो मैंने वो रीडिंग करा दी बच्चों को, ठीक है। उसके बाद रीडिंग हो गई। रीडिंग के बाद फिर मैंने उसमें हॉबीज़ में जो अपना था, हॉबीज़, हाँ हॉबीज़ होगी आपकी उसमें कहीं ना कहीं। हॉबीज़ आपको ऐसी सेलेक्ट करनी है कि अगर हॉबीज़ में से कोई क्वेश्चन आए तो वो नहीं छूटना चाहिए, मतलब चाहे कुछ भी हो वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, जो भी आपकी हॉबीज़ होंगी। अब हॉबीज़ में मैंने 2 चीज़ फील की हुई थी कि एक तो लिसनिंग टू म्यूज़िक, मतलब मुझे म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, और दूसरा ड्राइंग। अब ड्राइंग मेरी थोड़ी ठीक है, तो मुझे ये यकीन था कि कम से कम अगर इन्होंने बोला कि कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, तो बोर्ड पे मैं आराम से ड्रॉ कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। और म्यूज़िक में ये था कि लिसनिंग टू, मतलब गाने सुनने की मेरी हॉबी है, तो इसमें तो शायद वो मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछे। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं जा रहा था, मतलब जहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, और उस रूम तक जिस रूम में मेरा इंटरव्यू था, वहाँ तक जाने जाने में मेरे दिमाग में ही घूम गया था कहीं ना कहीं कि यार म्यूज़िक अगर नाम आ गया है तो मुझे कहीं ना कहीं एक सॉन्ग दिमाग में रखना चाहिए कि कोई ना कोई मेरे से ये सॉन्ग सुन सकता है ना। अब गाना सुनना और गाना सुनाना ये दोनों अलग अलग बात है बिल्कुल। अब हुआ भी सेम मेरे साथ वही, वहाँ पे एक मैम बैठी हुई थी, उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ भाई आप, नॉर्मली उनका मतलब यही था उनका कि उन्होंने मेरे से ऐसे बोला, हाँ भाई आप ये बताओ कि सॉन्ग सुनते ही हो या गुनगुना भी लेते हो कभी। अब अगर एक पहला ही विकेट मेरा गिर गया था जल्दी, तो मैं अगर ये भी बात कह देता कि भाई नहीं मैंने कभी गाया नहीं, मैं नहीं गा सकता, तो ये तो बस बिल्कुल फिर मतलब मैच वहीं पे ख़त्म हो गया था, मतलब सामने वाली की बैटिंग भी नहीं आनी थी, मेरा मैच ख़त्म हो गया था वहीं। लेकिन मैंने वहाँ पे भाई कॉन्फिडेंस लाया मैं अपने अंदर, और मैंने बोल दिया कि भाई नहीं, हाँ मैम मैं गा लेता हूँ। अब इतना भी दिमाग में था कि अगर टीचर हैं, टीचर के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, ठीक है ना, तो अगर आपसे कुछ गाना सुनेंगे तो सिर्फ 2 ही गाने सुनेंगे, या तो आपसे भजन सुनेंगे या फिर कोई देशभक्ति गाना, है ना। अब देशभक्ति गाना तो चलो फिर भी एक आप चूज़ कर सकते हो कि कोई भी मूवी में देशभक्ति गाना आराम से मिल जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और दिमाग में आना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे पता था कि वो कहीं ना कहीं भजन की तरफ जाएंगी, क्योंकि वो मैम थी। अगर टीचर होता, मतलब सर होते, तो वो कहीं ना कहीं ये था दिमाग में कि वो देशभक्ति सॉन्ग, कोई ना कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनेंगे या फिर, लेकिन मैम थी वो, तो उन्होंने अपनी वही भजन की, कोई एक भजन सुना दो भाई। अब भजन भजन तो भाई जितने भी दिमाग में आए वे सब एक ही लाइन दिमाग में आई, बस एक सॉन्ग था वो हरियाणा का था थोड़ा सा, मैंने वही सुना दिया। और भाई मैंने स्टार्ट करके, और क्या क्या सुना दिया उसमें मुझे खुद याद नहीं अब मैं सच बताऊं, लेकिन मैं बीच में रुका नहीं जब तक उन्होंने मुझे बोला नहीं मैं सुनाता चला गया। सबसे बड़ी बात रही कि मतलब एक वो देखना चाह रहे थे कि कहीं अगर कल को बच्चों को कुछ सिखाने के लिए बात आए, तो मतलब प्राइमरी के टीचर से वो एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है उनकी कि कहीं ना कहीं ये बच्चों को डांस भी सिखा सकते हैं, है ना, सॉन्ग गाना गाना भी, क्योंकि बच्चे हैं वो, उनके हमें शर्म आती है, बच्चों को बिल्कुल नहीं आती। बच्चे चाहते हैं कि ऐसा कुछ करें। टीचर भी, मेरी क्लास के बच्चे मेरे से रोज़ उनका यही था कि सर पहले एक बार डांस करके दिखा दो मैं पढ़ाने के लिए तैयार होता था, वे कहते थे कि सर आज एक काम करते हैं, पहले डांस कर लेते हैं फिर आप पढ़ाना, ठीक है ना। और करना पड़ता था फिर उनके सामने, क्योंकि बच्चे हैं वो, उनका भाई एक बार मना करोगे, 2 बार मना करोगे, कब तक मना करोगे, ठीक है ना। फिर वो आता है ना कि भाई टीचर बात नहीं मानता हमारी। तो फिर उन्होंने भजन सुना मेरे से, तो मैं भजन सुना दिया, और उन्होंने फिर कहा कि चलो ठीक है, और ये बोलकर उन्होंने, मतलब मैं वहाँ से निकल गया। और इसके बाद अगर एक था इसमें कि कोचिंग के लिए, कोचिंग आज के टाइम में मैं नहीं मानता कि कोचिंग ज़रूरी है, सच में।
सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं है। फिर आती है यूट्यूब अपनी। यूट्यूब पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलते हैं, मतलब आपके पास टीचर ही टीचर है, ठीक है ना। उसमें से कोई अच्छा टीचर वो चूज़ करना आपके ऊपर है। उसके बाद मतलब फिर भी मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, वो सिर्फ आपको गाइड करेगा कि ये करना है आपको। अब जैसे कि मैंने ज़ोरावर क्लासेस से बहुत ज़्यादा हेल्प ली, लेकिन करना तो मुझे ही पड़ा। भाई अंकित सर हैं आपके, तो बताएंगे ना, वो सिर्फ बता सकते हैं, कराएंगे नहीं आपसे, वो ना ही वो देखेंगे आपको कि भाई बंदा कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। करना आपको खुद ही पड़ेगा। तो मैं नहीं मानता कि भाई कोचिंग सेंटर तो बस ये है कि अगर आपको जाना ही है, अपने दिमाग में ये है कि भाई मैंने यार कोचिंग नहीं लगाई कहीं मेरा सिलेक्शन ना हो, ये ऐसा दिमाग में आ रहा है, तो एक बार घूमो कोचिंग सेंटर में, है ना। आपका भी मतलब जो मन में बहम है वो निकल जाएगा। लेकिन लास्ट में आप एक पॉइंट पर आओगे तो वहाँ पर लगेगा कि कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी ही सिलेक्शन देगी, क्योंकि कोचिंग जो देगा वो यही सब देगा जो मतलब ये यूट्यूब्स वगैरह से, या फिर आप ज़्यादा कर सकते हो तो मैगज़ीन्स वगैरह होती हैं वो पढ़ सकते हैं, उसमें इंटरव्यूज़ आते हैं, ठीक है ना, अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स के, उनके बारे में भी आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वो देंगे कि वो सेल्फ स्टडी ही मेन फोकस होती है। क्योंकि मेहनत वही मतलब मेहनत उसे ही करनी पड़ेगी जिसे पेपर क्लियर करना है। टीचर मेहनत कर लेगा तो बच्चे पास हो जाएंगे, लेकिन बच्चे मतलब सिलेक्शन जो लेंगे वो अपने ऊपर टीचर की हेल्प से लेंगे। मतलब उसके जो गाइडलाइंस होंगी उनको वो अगर खुद यूज़ करेंगे तो ही लेंगे। टीचर चाहकर भी किसी को मतलब ये नहीं कि भाई बंदे को उठाया वो कि सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, ऐसा तो नहीं मैं मानता, ठीक है। और रही बात ये था कि हिंदी और इंग्लिश का, भाई मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर कि मैं इंग्लिश में मतलब वहाँ पर कुछ कर पाऊँगा। लेकिन मैंने वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे उनके इंग्लिश में, उन्होंने मेरे से पूछे और मैंने बताए भी। मोस्टली मैंने जो लैंग्वेज यूज़ की जो मेरी थी हिंदी यूज़ की। जाट कम्युनिटी है तो कहीं ना कहीं हिंदी भी हमारी हिंदी नहीं होती, बट फिर भी अच्छी है, तो इस चीज़ में हम कोई मतलब इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये भी दिमाग में नहीं रखना कि भाई अगर मेरे से इंग्लिश नहीं आती तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अब बिल्कुल भी नहीं आती तो मतलब आप एक चीज़ है कहीं ना कहीं एक चीज़ को बिल्कुल ख़त्म ही कर रहे हो कि भाई अगर 20 मार्क्स या 30 मार्क्स की इंग्लिश है कहीं ना कहीं, तो अगर आप उस चीज़ को ख़त्म ही कर दोगे बिल्कुल, तो मतलब दुनिया तो 150 का पेपर देगी, आपको 120 का पेपर देना है, तो वो भी गलत है। थोड़ा बहुत मतलब इतना तो होना चाहिए कि हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे आपको, है ना। एटलीस्ट आप 60% नहीं कर सकते तो कम से कम 50-40% तक तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इंग्लिश का। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के जो गार्जियंस होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशंस जो उनकी होती है वो होती है यही कि भाई हमारा बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो इंग्लिश में मतलब इंग्लिश अच्छी हो उसकी, है ना। तो इंग्लिश तो मतलब ये नहीं कह सकता मैं कि भाई आप बिल्कुल अगर छोड़ दोगे कोई बात नहीं मेरा हो गया आपका भी हो जाएगा, भाई मेरा भी नहीं हुआ, मैं सच बताऊं। इंग्लिश को भी आपको थोड़ा लेके चलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कि भाई अगर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश ही होऊंगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा। आप अगर हिंदी मीडियम से भी हैं, हिंदी आपका बैकग्राउंड है, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा इंग्लिश पे हल्की सी कमांड होनी चाहिए, वो होनी ही चाहिए किसी भी पेपर के लिए। और बस इतना ही है ना मेरा एक्सपीरियंस रहा अब तक का। और 1 साल होने वाला है मुझे, अब अगस्त में मुझे 1 साल हो जाएगा। उसके बाद अभी तो मेरा चल ही रहा है, अब तक का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब केवी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हर दिन सीखने को मिलेगा। और जब भी आप केवी में होंगे मतलब स्कूल में होंगे या नहीं होंगे बाहर होंगे, आपको सीखने को मिलेगा, बच्चों से सीखने को मिलेगा, टीचर्स से तो मिलता ही है, टीचर से तो हम सारी उम्र हो गई टीचर से ही सीखते हैं, है ना। तो थैंक यू।